हेलो स्टूडेंट्स, दैट्स मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्वांटम नंबर्स ने हम क्वांटम नंबर्स में हमने कौन कौन से क्वांटम नंबर्स कर लिए थे। फर्स्ट कौन सा था हमारा, बताइए। वेरी गुड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ मैं, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसके अंदर, हमारा लास्ट सेशन था जो उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है बच्चों? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताता है। KLMN नाम, साइज, है ना। साइज कैसे होगी, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे जो है एटम की साइज जो है वो इंक्रीज होगी। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने बात करी थी किसके बारे में बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर है किसको बताते हैं? शेल्स के अंदर सब शेल्स को। किससे डिनोट करते हैं हम? स्मॉल एल से। बताई थी ये सारी चीज़ें। और स्मॉल एल के बेसिस पे हमने देखा था एल की वैल्यू अगर 0 है तो SP, DF एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद हमने देखा था बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें हमने डिस्कस किया था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको बताता है? सबशेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स में भी बताया था जो m की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कर ली हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं बच्चों। m की वैल्यू -L2 + L, बताई थी ये चीज़। -L2 यानी L की कोई गिवन वैल्यू के लिए m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -L2 + L। ठीक है, और ऑर्बिटल्स की जो शेप होते हैं S के, P के और D के, वो शेप्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों आज का वो है, नेक्स्ट हमारा क्वांटम नंबर है कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। तो सब उससे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा हुआ बच्चों, और ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल possesses सेम एनर्जी, दैट इज दे आर डीजनरेट, यानी इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम शेल डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ देयर स्पेस ओरिएंटेशन। तो उनकी डायरेक्शन जो है स्पेस ओरिएंटेशन में कैसी होगी? डिफरेंट होगी। कैसे होगी? हमने बनाए थे इनके शेप बनाए थे, XY Z जो है एक्सिस हैं उसके बेसिस पे शेप बनाए थे। तो अगर एक्सिस पे ओरिएंटेशन देखें उनका तो वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n²। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। जितना नंबर ऑफ शेल होगा, है ना, उसी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, उसी का आप जो नंबर ऑफ शेल है n की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर n = 1, मैंने बोला इसके अंदर ऑर्बिटल कितने, तो 1 का स्क्वायर किया आपने 1। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर सबशेल कौन सा आ रहा है? S आ रहा है, तो S के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा? 1। नेक्स्ट है SP, n = क्या आएगा? 2। n = 2, 2 का स्क्वायर करिए कितना होगा? 4। इट्स मीन इसके अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं बच्चों? 4 ऑर्बिटल है। कैसे हैं? यहाँ पर देखिए S का कितना है ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल S का होगा। P के कितने होंगे बच्चों? 3, PX, PY एंड PZ। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो जितने नंबर ऑफ शेल्स हैं उसी में अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं तो n का आप स्क्वायर कर दीजिए तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों किस क्वांटम नंबर की? स्पिन क्वांटम नंबर। किसकी बात कर रहे हैं? स्पिन क्वांटम नंबर की। तो स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? स्मॉल s। इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो समझना बच्चों इस बात को कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन खुद की एक्सिस पर, यानी जहां पर वो प्रेजेंट है उसी एक्सिस पर वो वहां पर स्पिन कर रहा है। स्पिन मीन्स वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो इसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताने के लिए यहाँ पर जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा है आपका? स्पिन क्वांटम नंबर। अगर देखो क्लॉकवाइज स्पिन होगा बच्चों तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस हाफ या फिर एरो के साइन से। ठीक है,
अपवर्ड डायरेक्शन में एरो का साइन होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो स्पिन की वैल्यू -12। यहाँ पर कुछ नहीं, इसको हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए बस वैल्यू ली हुई है यहाँ पर +12 और -12। +12 है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, -12 है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या अपवर्ड एरो से आप साइन को शो कर दीजिए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो करेगा। मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, ऑन एक्सिस पर क्या हो रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने +12 में शो कर दिया और एंटी क्लॉकवाइज को किस में शो कर देंगे, -12 में, ठीक है। आगे देखिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन कैन बी प्लेस्ड इन एन ऑर्बिटल। तो ये भी हमारा जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फील किया जाता है तो उसी में से एक रूल निकल के आता है। रूल अभी डिस्कस करेंगे रूल के बारे में। अभी आप याद रखिए कि एक ऑर्बिटल में बच्चों, ये आपका एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे। अपोजिट स्पिन मीन्स एक तो आपका क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका एक ऑर्बिटल, इसको एक एरो मतलब या तो फुल एरो लगाओ या फिर हाफ एरो से, है ना। यहाँ पर देखिए फुल एरो का साइन है ये वाला, ठीक है, या फिर हाफ एरो, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, +12 और ये -12। जरूरी नहीं है आप इसको भी +12 ले सकते हो, माइनस वाले को उधर को भी आप, यानी ये प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को +12 ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, electrons with same spin are called spin parallel and those with opposite spin are called spin paired। क्या मतलब हुआ इसका, electrons with same spin are called spin parallel and those with opposite spin are called spin paired। तो बच्चों यहाँ पर ये जो अपोजिट स्पिन में है ना, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं, स्पिन पेयर्ड। क्या है ये आपके, स्पिन पेयर्ड। और यही अगर मैं आपको 3 ऑर्बिटल, सपोज ये आपके 3 ऑर्बिटल है, कौन से, px, py और pz, इनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इनकी स्पिन सेम है, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन से, सेम स्पिन के हैं, तो ये कौन से हैं आपके, स्पिन पैरेलल। कौन से हैं बच्चों, स्पिन पैरेलल। क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, नोट लगा के लिखा हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय गोल्ड स्मिथ। नाम याद रखिएगा, किसने दिया, गोल्ड स्मिथ ने। और इलेक्ट्रॉन्स को फील करने का जो तरीका है ऑर्बिटल में वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर जो ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर आप पैरेलली कर देते हो तो ये रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा। यहाँ पर देखिए, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों कैसे, आपको सिंपल सा ये याद रखना है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों किस में होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इतनी चीजें पढ़ने के बाद कि आखिर क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट आपका प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमें एक इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट समझ में आ गया कि एक्चुअल में जो है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो उसी बेसिस पे हम अब क्या सीखेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बोहर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग, 281 वाला, 281, 282 वगैरह वाले। अब उन्हीं को हमें लिखना है किस फॉर्मेट में, शेल्स, सब शेल्स, या हम बोलते हैं एसपीडीएफ की फॉर्मेट में। किस फॉर्म में, एसपीडीएफ की फॉर्म में। आगे देखिए, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स विद सेम स्पिन आर कॉल्ड स्पिन पैरेलल एंड दोज विद अपोजिट स्पिन आर कॉल्ड स्पिन पेयर्ड। ये तो हमारा हो चुका है पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आप किसी भी टाइप का, यानी अगर आपका क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इजीली हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, देयर आर डिफरेंट रूल्स गवर्निंग द फिलिंग ऑफ सब शेल्स, दे आर डिस्क्राइब्ड ब्रीफली एज फॉलोज। सबसे पहला जो रूल है वो कौन सा है बच्चों, अबाव प्रिंसिपल। अबाव साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। तो अबाव ने क्या किया, सब शेल्स के अंदर, या हम बोले एसपीडीएफ के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स फील किए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है 2 या मतलब अबाव ने जो प्रिंसिपल दिया, उसके बाद हुंस रूल, पाउलीज रूल, है ना,
तो ये रूल जो है आपस में अगर इन सबको हम अच्छे से देख लें कि भाई इन सब के रूल्स क्या है, इस बेसिस पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, तो अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चों, द फिलिंग ऑफ सबशेल्स इन एटम्स इज बेस्ड ऑन देयर एनर्जीज। किस पर बेस्ड हैं वो, एनर्जीज हैं। इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द सबशेल विद लोवेस्ट एनर्जी एंड प्रोग्रेसिवली फिल द अदर सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो इन्होंने बोला अब्बाओ ने कि इलेक्ट्रॉन जो है पहले उस सबशेल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है, कम है, यानी लोअर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है पहले वो फील होगा, फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो फील होंगे, है ना। अब सर हमें ये कैसे पता चले कि लोअर एनर्जी क्या है, हायर एनर्जी क्या है, बताएंगे। पहले यहाँ पर देख लीजिए, द सबशेल विद लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स ऑफ एन एटम इज, तो यहाँ पर देखो बच्चों ये ऑर्डर दे रखा है कि 1s की एनर्जी कम होगी, फिर 2s की, फिर 2p की, 3s की, 3p की, 4s की, 3d की, 4p, 5s, 4d एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो इतनी लंबी वैल्यू याद रख सकते हैं क्या, नहीं याद रखना, लेकिन इसकी भी ट्रिक है, याद कैसे रखेंगे। द नंबर ऑफ प्रेजेंट बिफोर द सबशेल लाइक 1 2 3 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द शेल that is, and the order of filling of different subshell is represented diagrammatically as follows। अब देखो इस चीज को ऐसे समझो बच्चों, सबसे पहले तो अबाउस प्रिंसिपल क्या कहता है, सबशेल्स कौन से फिल होंगे बच्चों, पहले कौन से फिल होंगे, जिनकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी, जिनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कम एनर्जी वाले सबशेल जो हैं वो पहले फील होंगे। ठीक है, यहां पर जो है अब एनर्जी का कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों, इसके लिए हम याद रखेंगे कि एन की वैल्यू, या आप याद रखिए एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल, एन प्लस एल रूल। एन क्या है बच्चों यहां पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल क्या है बच्चों यहाँ पर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो n प्लस रूल से हम ये देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी कम है। समझ रहे हो इस बात को, या जैसे सपोज करिए आपके पास लिखा हुआ है 1s और ये 2p है ना, 1s और 2p में एनर्जी किसकी कम है कैसे पता चले, तो यहां पर लगा दीजिए आप n प्लस एल रूल। कौन सा रूल लगा दीजिए, n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल कैसे, यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं l की वैल्यू 0 1 2 3 किसके लिए होता है, s p d और f। जरा यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाइए। n की वैल्यू तो क्या है बच्चों 1, ये किसकी वैल्यू है, आगे जो वैल्यू लिखी हुई है n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। l की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर 0, कितना आया 1। यहाँ पर n प्लस एल रूल लगाइए, n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो n प्लस एल क्या हुआ 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। n प्लस एल की किसकी वैल्यू, n प्लस एल जो है वैल्यू किसकी कम आ रही है हमारे पास, 1s की कम आ रही है, 1s की कम आ रही है, इसका मतलब एनर्जी जो है 1s की क्या है, कम है और 2p की ज़्यादा है। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा 1s में, फिर किस में होगा 2p में। n प्लस एल रूल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपके पास क्वांटम नंबर्स, जैसे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, एनर्जी को अगर देखना है ना कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, उसके लिए आप सीधा लगा दीजिए n प्लस एल रूल। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने बोला आपके पास 1s है और आपके पास है 1p, 1s एंड 1p, तो बताइए 1p पॉसिबल है क्या, ये दिमाग में रखो। ये आपका एटम के अंदर ये अरेंजमेंट होता है, यहाँ पर s s p और d। तो जरा देखिए p कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये n इक्वल टू
1, ये n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, ठीक है। तो p कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। क्या 1p पॉसिबल है क्या? 1p पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब 1p तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? जरा n प्लस एल रूल लगाइए यहाँ पर। n इक्वल टू कितना हुआ? 1। l की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर? l की वैल्यू क्या कितनी हुई? 1। तो यहाँ पर देखो n और l की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। n और l की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। जब ऐसा केस हो जाए तो समझ जाओ वो ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए नोट लगा के एक बात लिख लो बच्चों, n की वैल्यू अगर हमेशा l से ज़्यादा हो तभी वो ऑर्बिटल पॉसिबल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है फील हो सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? n की वैल्यू जो है l की वैल्यू से हमेशा क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए, तभी वो जो क्वांटम नंबर्स का सेट है आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। क्वांटम नंबर्स का सेट जब भी पॉसिबल है जब n की वैल्यू जो है l की वैल्यू से क्या हो? ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखो इक्वल आ रहे हैं, तो ये 1p पॉसिबल नहीं है। जरा यहाँ पर देखिए n कितना है? 1। अगर l की वैल्यू में बताऊँ बात करूँ तो कितना है? 0। n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0। इट्स मीन क्या हुआ? n इज ग्रेटर देन l। तो इसका मतलब 1s पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। 1s पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्लियर है? जरा एक और चीज देखो, अगर मैं आपसे बोलूं 2f पॉसिबल है क्या? 2f पॉसिबल है क्या? या 2d पॉसिबल है क्या? n इक्वल टू कितना हुआ? 2। अगर l की वैल्यू में यहाँ पर पुट करूँ तो बताओ l की वैल्यू d के लिए कितना होगी? 2। दोनों इक्वल आ रहे हैं, इट्स मीन 2d इज नॉट पॉसिबल। जरा यहाँ पर देखो n इक्वल टू कितना हुआ? 2। l इक्वल टू कितना होगा? f के लिए l की वैल्यू कितनी है? 3। तो यहाँ पर तो ये केस बन गया l इज ग्रेटर देन n। तो ये भी पॉसिबल है क्या? नहीं है। अरे बात समझ में? तो एनर्जीज समझो इस चीज को कि ऑर्बिटल्स की एनर्जीज जो है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। अब एनर्जी जो है हम निकाल सकते हैं किस वैल्यू, किस बेसिस पे बच्चों? n प्लस एल रूल से। n प्लस एल रूल का मतलब ये है n प्लस एल, यानी दो आपको ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, अगर उनकी वैल्यूज आप निकाल लो, n प्लस एल, n और l की वैल्यू निकाल के दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, जिसकी वैल्यू कम आ रही है उसके अंदर ऑर्बिटल पहले फील होगा। क्लियर है? और यहाँ पर जो है कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं है ना, उसके लिए आप याद रखो कि n की वैल्यू हमेशा जो है l से ज़्यादा होनी चाहिए। n इज ऑलवेज ग्रेटर देन l। अगर सेम सेम आ रहा है तो भी इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, ग्रेटर देन आ रहा है तो भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये बात? अरे क्लियर है? अब बच्चों इसी को अगर हम देखो यहाँ पर अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो पैटर्न है उसके लिए उन्होंने एक टेबुलर फॉर्म दे दिया, या हम बोले एक डायग्राम दे दिया, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। और उसी बेसिस पे ये बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले किस में फिल होंगे। इसको कैसे याद रखेंगे? देखो एस, देखो बच्चों कैसे याद रखना है, एक मतलब जब भी आपको एग्जाम हो ना उससे पहले छोटा सा ये डायग्राम साइड में बना लो। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 4 5 6 तक ले लेते हैं, ठीक है। एस 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 और ये एस। क्लियर है? और हमें पता है कि 2s तो होता नहीं, सॉरी 2s तो है, लेकिन p की अगर हम बात करें, p वाला जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? सेकंड वाले शेल से। यस और नो? तो कहाँ से स्टार्ट होगा p वाली वैल्यू? p 3p 4p 5p 6p। s हो गया, p हो गया। d कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? थर्ड शेल से। तो 3d 4d 5d 6d। अब f कहाँ से स्टार्ट होगा? 4f 5f 6f। s p d f हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है जिसकी एनर्जी कम होगी
जिसकी एनर्जी कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे पहले किस में जाएगा, 1s में, उसके बाद जो है बच्चों किस में जाएगा, 2s में, उसके बाद 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, फिर किस में जाएगा बच्चों, 4d 5p 6s, फिर किस में जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। बात आ रही है समझ में, यानी एनर्जी का सीक्वेंस देखो, 1s, उसके बाद 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। तो लास्ट जो यहाँ पर स्लाइड में हमने देखा था, ये सीक्वेंस देखो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d तक देखते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो इसको कंपेयर करें इस वाली चीज से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s और ये 3d, ये एक सीक्वेंस बन रहा है एनर्जी का, बन रहा है नहीं बन रहा है। ये टेबल से आप ऐसे, मैंने बताया ना ट्रिक वाइज याद रख सकते हैं, तो ट्रिक यही है कि ये टेबल आप माइंड में रखो। तो यहाँ पर देखो यही फॉर्मेट बन रहा है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, और आगे भी ये ऐसे चलता जाएगा, 4d 5p 6s, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस याद रख सकते हैं कि एनर्जी जो है किसकी कम है किसकी ज़्यादा है। और बच्चों इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे। देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन जो है 1s के अंदर जाएगा तो 1s 2, स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बनेंगे 1s 2, s के ऊपर 2 क्यों लगाया, क्योंकि s के अंदर जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, s के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2। अगला वाला बताओ जरा क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, अब p के ऊपर 6 क्यों लिया, क्योंकि p के अंदर अभी हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख रहे हैं, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि इस सीक्वेंस में हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाएंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब p पे मैक्सिमम, p के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होंगे, तो p पर कितना लिखेंगे मैक्सिमम 6, उसके बाद 3s2 3p6 4s2 3d 10 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा आगे। ये चीज़ समझ में आई, आपको कुछ नहीं करना है, ये टेबल बना लेनी है। इलेक्ट्रॉन जो है किसके अंदर जाएगा सबसे पहले, जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी किससे कैसे हम याद रख सकते हैं, n+l रूल लगा दीजिए। और कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल जो हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, तो उसके लिए याद रखिए कि n की वैल्यू जो है l की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए, तो यही चीज लिखिए, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबशेल्स ऑफ एन एटम इज, ये ऑर्डर दे रखा है। तो बच्चों ये ऑर्डर मैंने आपको समझा दिया कैसे, टेबल याद रखो। और इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे शो कर सकते हैं, ये ऐसे शो कर सकते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, और यही आपकी स्लाइड में है। यहाँ पर देखिए ये टेबुलर फॉर्म बना रखा है। क्लियर है बच्चों, आगे देखिए, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखे जाते हैं तो लिखने से पहले जो है आपका जैसे अबाव प्रिंसिपल हो गया, पाउलीज प्रिंसिपल हो गया, हुंस रूल हो गया, तो इनके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करेंगे तो इन्हीं रूल को ध्यान में रखते हुए हमें फिल करना है। ठीक है, तो बच्चों इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एन ऑर्बिटल कैन नॉट, देखो क्या लिखा है बच्चों, एन ऑर्बिटल कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इफ देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन्स। तो ये तो हमने स्पिन क्वांटम नंबर में भी देखा था। वो बातें कहाँ से आई, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। क्या बोल रहे हैं ये कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो है बच्चों मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। सपोज यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या है, अपोजिट स्पिन के हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर 3 ऑर्बिटल होते हैं,
3 ऑर्बिटल किसके होंगे, p के, है ना। तो p के होंगे तो एक ऑर्बिटल के अंदर जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, वो किसके आएंगे, अपोजिट स्पिन के आएंगे। अब अगर एक ऑर्बिटल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऑर्बिटल हैं और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो इसके लिए अगला जो है हमारा रूल काम आएगा। क्या बोल रहा है हुन्स रूल, देखिए हुन्स रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस इन द ऑर्बिटल्स विद इक्विवेलेंट एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इन द गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन and the spin of all unpaired electrons are parallel, that is in the same direction। तो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपके पास ऑर्बिटल एक से ज्यादा हैं तो उसके अंदर आप जो है इलेक्ट्रॉन्स तो भरोगे, लेकिन एक ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जो है फिल होगा, सेम स्पिन के एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद जो है अपोजिट स्पिन के जो हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो मुझे पता है p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सेम स्पिन हो गए, पैरेलल हो गए। अब जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो अपोजिट स्पिन के आएंगे, ये 4 5 और ये 6, समझ रहे हो इस बात को। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अपोजिट स्पिन के होंगे, और इसी के साथ जो है हुन्स रूल यहाँ पर ये बोलता है कि ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे, अपोजिट स्पिन में भी आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, लेकिन ऑर्बिटल अगर एक से ज्यादा है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा सेम स्पिन का, उसके बाद जो है पेयरिंग जो है पेयरिंग होगी, उसके वो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, उसके बाद होगी। जैसे देखो मैं डी की बात करूं बच्चों, डी ऑर्बिटल की बात अगर मैं करता हूं तो डी के अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 होता है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे इक्विवेलेंट एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इन द गिवन सबशेल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिन ऑफ ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल, दैट इज द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में आ गए सारे। अब अगर हमें और इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो ये नेक्स्ट 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पर अपोजिट स्पिन जो है टेक प्लेस करेगी, या तो आप इसको ऐसे लिखो या फिर आप लिख सकते हो इसको ऐसे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। या तो हाफ एरो लगाओ या फुल एरो लगाओ, आधा अधूरा नहीं लगाना है, ठीक है। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक। एक चीज और बच्चों यहाँ पर याद रखो, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो स्टेबिलिटी के लिए अगर पॉसिबल हो तो जो एलिमेंट आपका हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, समझ लो, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है ना, वो या तो हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो एलिमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे होगा अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे हम। इतनी बातें क्लियर है आपको। तो अबव प्रिंसिपल क्या है, N+L रूल क्या है, ठीक है। इसी के बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है ना, और यहाँ पर जो है हमारा हुन्स रूल, अबव प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब का कंक्लूजन निकाल के हम लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चों क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो टेबल बना रखी है, यहाँ पर टेबुलर फॉर्म टेबल में तो लिखे हुए ही हैं, हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ले लेते हैं, हम खुद लिख के देखते हैं। एटॉमिक नंबर, ये आपके एलिमेंट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। 1 पर कौन आता है बच्चों, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इतनी बातें तो याद, इतने तो एलिमेंट याद ही हो गए ना, याद होंगे बिल्कुल। 30 तक के एलिमेंट्स आप लोगों को लर्न करने हैं। अगर मैं बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ किस बेसिस पर, एसपीडीएफ के बेसिस पर, एसपीडीएफ जो हमारे सबशेल्स हैं उन बेसिस पर, तो मैंने अभी आपको बताया, माइंड में क्या याद रखो, ये 1s 2s 3s 4s 5s 2p 3p 4p 5p, फिर कहाँ से होगा 3d 4d 5d 4f 5f। ठीक है, सीक्वेंस ये रहेगा, यही रहेगा। मतलब इसी फॉर्मेट से अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1s2 2s2, फिर कौन आया 2p6, फिर कौन आएगा 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, चलता जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर देखो बच्चों, अगर मैं हाइड्रोजन का लिखना चाहूँ तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1। एस के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, लेकिन 2 हमें नहीं चाहिए। हाइड्रोजन के लिए हमें केवल कितना चाहिए, एक ही, यानी एस जो है सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक। क्लियर है? इसमें देखिए 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बढ़ते जाओ आगे से आगे। 1s क्या हो जाएगा बच्चों 1s2 2s1। अब सर यहाँ पर तो 2 है, आपने 1 क्यों लिया? क्योंकि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 3 ही तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसके अंदर आ गए फर्स्ट शेल के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर, और अगला वाला जो है किस में जाएगा, 1 में जाएगा, यानी 2s के अंदर जाएगा। बात आ रही है समझ में? आगे देखिए इसका बताइए 1s2 2s2। अब s का कोटा कंप्लीट हो गया इसका, अब किस में जाएगा अगला 2p में। तो 2p के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 6 की जरूरत है क्या? यहाँ पर तो केवल हमें एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2s तक तो हो ही चुका है। 1s2 2s2 2p1, काउंट करो ज़्यादा कि ये जो 2 2 1 है ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। 2 2 1 किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2 2 4 एंड 1, कितना हुआ 5। यहाँ पर बताइए जरा क्या होगा 1s2 2s2 2p2, चलता जाएगा 2p3, इसका 2p4, इसका क्या होगा बच्चों 2p5, जरा इसका बताइए 1s2 2s2 2p6, कितना होगा 2p6। जरा p के अंदर देखिए बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, 6 हैं। समझ रहे हो इस चीज को? इसका मतलब इसके पास देखो s, ये इसका s वाला, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s, इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसका p के कितने ऑर्बिटल 3, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पर कोई ऑर्बिटल खाली है क्या, या कोई इलेक्ट्रॉन फ्री है, या इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? नहीं है। तो यहाँ पर सब चीजें फुलफिल हैं। तो इसका मतलब नियोन हम बोलते हैं नोबल गैस है, नोबल गैस है, इसका मतलब ना तो इनको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ये ऑलरेडी कैसे हैं, स्टेबल हैं। तो कोई भी एलिमेंट जो है किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह बनाना चाहता है, यानी किसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह बनाना चाहता है, इन्हीं की तरह। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर नियोन की अगर हम बात करें तो ये कैसी है, नोबल गैस है ना, या इनर्ट गैस है, रियर गैस है। यहाँ पर बच्चों ऐसे ही यहाँ देखो हीलियम, हीलियम के अंदर भी s जो है, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2 आने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना।
तो इसका मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन्स ना तो देने की जरूरत है ना ही लेने की जरूरत है। क्लियर है? बाकी इसके अंदर देखो, इसमें 2s लास्ट वाले के अंदर देखना है हमें, लास्ट वाले के अंदर। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है बच्चों? चलें आगे। ठीक है, तो यही फॉर्मेट से बच्चों यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं जो आपके सामने हैं। यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन तक मैंने आपको बता दिया। अब सोडियम का जो बच्चों है वापस 3s1 3s2, फिर एल्यूमिनियम का स्टार्ट हो जाएगा 3p1। अब 1 जो है कहाँ तक भरता जाएगा, कहाँ तक होगा, 6 तक चलता जाएगा। तो देखिए ये 6 तक गया। ठीक है, फिर 4s1 4s2 आ गया। ठीक है, अब बच्चों स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये आप बोलोगे कि सर फॉर्मेट तो ये होना चाहिए हमारे पास 3D यहाँ पर देखो 3D ये वाला आ रहा है, तो 3D के बाद कौन आएगा, 4p आएगा। 4s के बाद देखो 3D फिर 4p। अब ये यहाँ पर देखना, देखो 4s 3D 3p 4s 3D 3p 4s, समझ रहे हो इस चीज को? यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यानी अगर मैं उस टेबल की बात करूँ तो 4s आगे और 3p पीछे। नहीं 3p वाला तो सही है, यहाँ पर देखो, सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट तो सही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये चलता जाएगा 4s, यहाँ वाली बात कर रहा हूँ मैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ स्कैंडियम की। ठीक है, स्कैंडियम में बच्चों यहाँ पर जब आप देखोगे ना, ये टेबल जब हमने टेबल बनाई है तो उस टेबल के अंदर ये 4s आगे और 3d आएगा पीछे। लेकिन यहाँ पर मैंने बोला कि n+l रूल काम करेगा, है ना। या हम सीधा सा ये देख ले कि यहाँ पर देखो थर्ड शेल की बात हो रही है, तो थर्ड वाला शेल अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, समझना इस चीज को बच्चों, अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना 4s2 3d1, तो ये थर्ड शेल तो पीछे रह गया, जबकि थर्ड शेल तो हमारा कहाँ चल रहा है, आगे चल रहा है ना। ये थर्ड वाले के साथ रख दें हम, तो 3d1 को इसलिए आगे रखा है और 4s2 को पीछे। क्लियर है? इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है यहाँ पर, बस आपको ये याद रखना है कि 3d जो है आगे आएगा, 3d1 वाला आगे आएगा, क्योंकि ये थर्ड शेल साथ में है। ठीक है, तो स्कैंडियम का यहाँ पर हो जाएगा। अब डी वाला जो है देखो, लास्ट वाला तो ऐसा कैसे चलता रहेगा, डी वाला जो है कहाँ तक भरेगा, 3d3 तक। अब एक चीज बच्चों, यहाँ पर क्रोमियम पर स्टार लगा रखा है, क्यों लगा रखा है, तो यही चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए एटॉमिक नंबर किसका है आपका, क्रोमियम का कितना है बच्चों, 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ, वापस टेबल बना रहा हूँ, देख लो, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 6d। ठीक है, 4f 5f 6f चलता जाएगा ऐसे। तो ये हमारा 1s तो बच्चों अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d कितना हुआ देखो, ये कितना हुआ टोटल 10। या देखो इसको बहुत बड़ी स्कीम के अकॉर्डिंग कैसे लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर अभी काउंट करो 6 2 और यहाँ कितना हुआ 10, यहाँ काउंट करो जरा कितने हुए 10, कितना हुआ 20 के बाद यहाँ पर जो है मेरे पास कितने चाहिए 24 करने के लिए, यहाँ पर 4 चाहिए। अगर आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, समझना बच्चों इस चीज को, या इसी को मैंने अभी बताया कि ये 3D लास्ट में ना आके कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो इसको करेक्ट कर लेता हूं मैं, क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
3d4 एंड 4s2। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये वाला क्रोमियम का, ये हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब है जब आपका क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में हो, ग्राउंड स्टेट में हो। ग्राउंड स्टेट का मतलब समझो बच्चों, यहाँ पर देखो ये यहाँ तक तो सारे फुलफिल हैं, इनको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है सारे फुलफिल हैं। डी वाले की बात कर रहा हूँ मैं बच्चों। डी के अंदर देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ यहाँ पर 4 का एस वाला भी है, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो इस चीज को। तो ये जो स्टेट है ना बच्चों, ये क्रोमियम की जो स्टेट है वो कैसी है, ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट है, कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब हमने जब बोहर के पोस्टुलेट पढ़े थे तो उसके अंदर ये था कि एनर्जी अगर हम देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इलेक्ट्रॉन किस में जा सकता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, है ना। या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। ठीक है, तो उसी चीज को अगर हम लेके देखें तो मैंने एक चीज और बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी जब स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको कि कोई भी एलिमेंट जो है स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा कि उसकी स्टेबिलिटी कब होगी, जब उसके पास या तो हाफ फिल्ड, समझ रहे हो, या तो क्या हो, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो, ये कैसे ऑर्बिटल्स हो, फुली फिल्ड। कैसे ऑर्बिटल्स हो, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो जरा यहां पर देखो, यहां पर ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुल फिल भी नहीं है, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर इसको एनर्जी मिल जाए और एनर्जी मिलके ये किस में आ जाए बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन जंप करा के हम इसमें के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्बिटल खाली है। समझ रहे हो इस बात को। यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पहले, अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से हैं, है ना। एक इलेक्ट्रॉन उधर से जंप किया तो किसके अंदर आ गया, डी के अंदर आ गया, क्योंकि डी के अंदर स्पेस है। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ही बचा। समझ रहे हो, कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है देखो क्या हो गया, ये 3D के अंदर क्या हो गया, 5। तो ये क्या कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। दोनों कैसे हो गए, हाफ फिल्ड हो गए। हाफ फिल्ड हो गए इसका मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, 3D5 और अब कौन सा हुआ ये 4s1। तो इसका एक्यूरेट जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। तो ये ना रह के क्या हुआ, ये हुआ। तो जो S, क्योंकि देखो आप बोलोगे सर P में से भी तो निकाल सकते थे, तो P के अंदर ये तो देखो P में 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। यहाँ S के अंदर थोड़ी सी एनर्जी देते ही क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा किसमें, आपका D के अंदर। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पर जो है हाफ फिल्ड हो चुके हैं, ये S वाला भी स्टेबल हो गया और यहाँ पर ये D वाला भी कैसा हो गया आपका, स्टेबल हो गया। इसके अंदर 5, इसके अंदर 1, दोनों की स्टेबिलिटी, दोनों ने स्टेबिलिटी गेन कर ली, तो ये दोनों क्या हो गए आपके, हाफ फिल्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम का कौन सा होगा आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। क्लियर है बच्चों। इसीलिए वहां पर जो है क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक स्टार लगा रखा है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1। क्लियर है। अब कुछ नहीं, आगे से आगे इलेक्ट्रॉन भरते जाओ, फिल करते जाओ। 3d5 तो है ही सही। अब जो है 4s2, तो ये भी स्टेबल हो गया और 4s2 आ रहा है, ये भी स्टेबल हो गया। नेक्स्ट अब D में भरते जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, 3d6 3d7 3d8। अब वापस बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर पे भी स्टार लगा रखा है, लगा रखा है। क्यों लगा रखा है, वापस वही करना है। हमारा एक्सपेक्टेड तो क्या है, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 3d9 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना 4s2 ये आना चाहिए ना, 3d9 4s2। लेकिन वापस वही वाली कहानी, एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करा दो, ये कितना हो गया 3d10 फुलफिल हो गया,
और 4s1 हाफ फिल हो गया, तो ये स्टेबल हो गया, यस और नो, क्लियर है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d10 4s1, ठीक है। और अगला वाला जो है इलेक्ट्रॉन 4s2 में कर दो, तो ये इसका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक आपको? आई होप ये सारी कहानी आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अरे बोलो, अब बोहर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंग लिखना चाहो ना बच्चों, तो बोहर-बरी स्कीम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसका लिखना चाहूँ मैं, किसका, सिलिकॉन का, ठीक है। तो सिलिकॉन का क्या लिखेंगे, आपके फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड शेल में देखो 6 और 2 कितना हुआ 8, और थर्ड के अंदर कितना हुआ 4, लिख सकते हैं। इसका कितना हो जाएगा 2 8 5, हो गया ना। देखो 2 और 6 7 8 और 3 और 2 कितना हो गया 5, लिख सकते हैं। क्लोरीन का क्या लिखेंगे 2 8 7 2 8 6, लिख सकते हैं। जरा इसका बताओ, इसका क्या लिखेंगे, पोटेशियम का तो लिखिए। स्कैंडियम का बताओ, स्कैंडियम का देखो 2 तो ये, सेकंड में देखो कितने टोटल 6 और 2 कितना हुआ 8, कॉमा थर्ड वाले में टोटल कितने हुए 6 और 2 कितना हुआ 8 और 1 कितना हुआ 9, और S4 के अंदर, फोर्थ वाले शेल के अंदर कितने हुए इलेक्ट्रॉन्स 2, कितने हुए 2, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर है सभी को? तो बच्चों यहाँ तक देखो, यहाँ तक मैं आपको वर्क दे रहा हूँ, आपको आज क्या रिवाइज करना है पूरा, कहाँ से कहानी चली थी हमारी, क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो क्वांटम नंबर सारे आपको देख लेने हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन, ठीक है। क्वांटम नंबर्स के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, उसके लिए अबव प्रिंसिपल है ना, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल क्या है, n+l रूल क्या है, वो सारा आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो वापस देखिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, उस बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद बनाना सीखिए, खुद लिखना सीखिए, है ना। 20 तक के एलिमेंट्स खुद लिखना सीखिए, फिर आगे जो है आपको एक फॉर्मेट पता चल जाएगा, और कहाँ पर एक्सेप्शन वाला केस कहाँ पर है वो याद रखिए, क्रोमियम और कॉपर का, ठीक है बच्चों। बाकी जो है इसके आगे की कहानी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।